हमारा ब्रह्मांड सिर्फ अणु, परमाणु, जीव जंतुओं, ग्रह, उपग्रह, सितारों और आकाशगंगाओं से मिलकर नहीं बना है। दरअसल हमें जो अपनी आंखों से दिखाई देता है वह सिर्फ ब्रह्मांड का 4.9% भाग ही है। बाकी का 68.3% भाग डार्क एनर्जी तथा 26.8% भाग डार्क मैटर से बना है, जो हमें दिखाई नहीं देता। हमारा ब्रह्मांड मुख्यतः 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला डार्क एनर्जी, दूसरा डार्क मैटर और तीसरा है ऑर्डिनरी मैटर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव यादव और आप देख रहे हैं वेद और विज्ञान। सबसे पहले हम डार्क मैटर की बात करते हैं। आखिर डार्क मैटर का आइडिया या सोच कहां से आई? 19वीं सदी के शुरुआत में ही वैज्ञानिक डार्क मैटर के बारे में बात करने लगे थे। सन 1930 में कैलटेक एस्ट्रोफिजिस्ट फ्रिस्ट ज्विस्की ने इसके बारे में बताया। जब उन्होंने ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, जिसे कोमा क्लस्टर के नाम से भी जानते हैं, का अध्ययन किया, तब उन्हें एक बड़ी ही विचित्र घटना का पता चला। उन्होंने तेजी से घूमती गैलेक्सी के बारे में पता लगाया। इस क्लस्टर को इकट्ठा रखने के लिए जितने गुरुत्वाकर्षण बल की जरूरत थी, प्रत्यक्ष पदार्थ यानी विजिबल मैटर की उतनी मात्रा वहां उपस्थित नहीं थी। इसे आप एक गोल घूमने वाले चक्कर से समझ सकते हैं। मान लीजिए उस पर पानी की कुछ बूंदें गिरी हैं। अगर हम उसे तेजी से घुमाएंगे तो वे पानी की बूंदें छिटक कर दूर चली जाएंगी, लेकिन चक्कर और बूंदों के बीच में किसी तरह का ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल उपस्थित हो तो वे उसे चिपकी रहेंगी। और किसी ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल को वहां उपस्थित होने के लिए उतने ही मास की आवश्यकता होती है। लेकिन जिसकी ने पता लगाया कि वहां पर तो 400 गुना कम पदार्थ उपस्थित था। उस हिसाब से तो उस गैलेक्सी को टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाना चाहिए था, पर कोई बल उसे वहां पर जकड़े हुए था। तब उसने उसे नाम दिया डार्क मैटर। अब हम बात करते हैं डार्क एनर्जी की। डार्क एनर्जी एक ऐसा रहस्यमय फोर्स जिसे कोई समझ नहीं पाया है, लेकिन इसके फोर्स के प्रभाव से ब्रह्मांड के पिंड एक दूसरे से दूर और दूर होते जा रहे हैं। यह वह काल्पनिक बल है जिसका दबाव नेगेटिव है और सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस नेगेटिव फोर्स का इफेक्ट गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत प्रभाव के समान है। 1990 के शुरुआती दशक तक हमें यह पता था कि हमारा ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, और इसका कारण यह मानते थे कि या तो यह ब्रह्मांड की एनर्जी डेंसिटी इतनी पर्याप्त है कि एक समय इसका फैलना बंद हो जाएगा और यह एक बिंदु में समा जाएगा, या फिर इसकी एनर्जी डेंसिटी इतनी कम है कि यह निरंतर फैलता ही रहेगा। थ्योरी के मुताबिक एक बात बिल्कुल तय थी कि ग्रेविटी ब्रह्मांड के फैलने की स्पीड को समय के साथ साथ धीमा कर देगा। ऐसा वह इसलिए मानते थे कि उन्हें लगता था कि यह ब्रह्मांड सामान्य रूप से दिखाई देने वाले पदार्थों से बना है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण में खिंचाव होने के कारण ब्रह्मांड की गति का धीमा होना स्वाभाविक था, मगर 1998 में हबल टेलीस्कोप ने एक सुपरनोवा की तस्वीर खींची, जिससे यह पता चला कि हमारे ब्रह्मांड के फैलने की गति पास्ट में आज के मुकाबले धीमी थी। मतलब इसकी गति घटने के बजाय और तेज हो रही है, जो उस थ्योरी के विपरीत था। सबको मालूम था कि कुछ तो है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, मगर कोई भी इसको समझा नहीं पा रहा था। आखिरकार उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक एनर्जी की कल्पना की जो ब्रह्मांड के खाली स्थानों में मौजूद रहती है, और उसे नाम दिया गया डार्क एनर्जी, जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही इसे टेस्ट कर सकते हैं, परंतु इसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। यह हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। डार्क एनर्जी को समझने के लिए सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है ब्रह्मांडीय स्थिरांक सिद्धांत। यह आइंस्टाइन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। उनके अनुसार स्पेस में अंतस्थ मूलभूत ऊर्जा होती है। यह ब्रह्मांडीय स्थिरांक है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा का ये आइंस्टाइन के समीकरण E = mc² के द्वारा संबंधित है।
उनके अनुसार खाली स्थान केवल दिखने में खाली होते हैं, मगर उनके कुछ आश्चर्यजनक गुण हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में खाली स्थान खुद बन सकते हैं तथा इनकी मात्रा ब्रह्मांड के फैलने के साथ साथ बढ़ जाती है। उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का जिक्र किया और बताया कि खाली स्थान की भी अपनी एक एनर्जी होती है। जितना ज़्यादा खाली स्थान बढ़ेगा, एनर्जी भी उतनी ही बढ़ेगी, जिससे ब्रह्मांड सदा फैलता ही रहेगा। मगर उस वक्त वो यह नहीं समझा पाए कि इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की ज़रूरत क्या है। दूसरी थ्योरी के अनुसार यह खाली स्थान वास्तव में अस्थायी है और आभासी कणों से यह कण लगातार खुद ही बनते रहते हैं और वापस कहीं अदृश्य हो जाते हैं। मगर साइंटिस्ट ने यह गणना करने की कोशिश की कि ऐसी एनर्जी खाली स्थान को कितनी एनर्जी प्रदान कर सकती है, तो उनका कैलकुलेशन गलत साबित हुआ, क्योंकि यह वास्तव की डार्क एनर्जी से 10⁻⁻120 ज़्यादा थी। इसलिए डार्क एनर्जी का रहस्य अब भी बना हुआ है। डार्क एनर्जी की प्रकृति एक सोच का विषय है। यह संगामी कम घनत्व वाला बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा किसी और मूलभूत बलों से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। इसका घनत्व काफी कम है, लगभग 10⁻⁻20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसकी प्रयोगशाला में जांच संभव नहीं है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि सुपरनोवा का उदाहरण यह बताता है कि ब्रह्मांड के विस्तार की एक्सेलरेशन 5 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ था। इसके पहले यह सोचा जाता था कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कम हो रही है, परंतु यह और तेजी से फैल रहा है, यानी कि डार्क एनर्जी का पलड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। जब ब्रह्मांड का आकार दुगना होता है तो डार्क मैटर्स का घनत्व आधा हो जाता है, परंतु डार्क एनर्जी का घनत्व ज्यों का त्यों बना रहता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार यह कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है। यदि विस्तार की गति इसी तरह से बढ़ती रही तो आकाश गंगाएं ब्रह्मांडीय स्थिति से पार चली जाएंगी और दिखाई देना बंद हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनकी गति प्रकाश की गति से भी ज्यादा हो जाएगी। ब्रह्मांड के अंत के बारे में कुछ कल्पना है, जिसमें से एक है डार्क एनर्जी का प्रभाव बढ़ता जाएगा और एक समय यह सभी बलों से सबसे प्रबल हो जाएगा। इस स्थिति में डार्क एनर्जी सौरमंडल, आकाशगंगा, उल्कापिंड से लेकर अणु, परमाणु सभी को विखंडित कर देगी। यह स्थिति महाविच्छेद यानी बिग रिप की होगी। दूसरी कल्पना के अनुसार महासंकुचन यानी बिग क्रंच, इसमें डार्क एनर्जी का प्रभाव एक सीमा के बाद खत्म हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण बल उस पर हावी हो जाएगा। यह एक संकुचन को जन्म देगी और अंत में एक महासंकुचन से सारा ब्रह्मांड फिर से एक बिंदु में तब्दील हो जाएगा और फिर से एक महाविस्फोट होगा और एक नए ब्रह्मांड को जन्म देगा। दोस्तों, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में आपका क्या ख्याल है और कौन सी कल्पना आपको सही लगती है?